यूनिवर्सिटी हरिद्वार हमारे बीच में है। सर मैं आपका बहुत यहाँ नवयुग परिवार की ओर से आपका स्वागत करती हूँ और नवयुग कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी व हमारे नवयुग के सभी सम्मानित शिक्षिकाएं व अन्य संस्थानों से जुड़े गणमान्य सदस्य व सभी छात्राएं, मैं आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और यहाँ पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है कि हम सब यहाँ पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अमृत योग सप्ताह जो कि 14 से लेकर 21 जून तक चल रहा है, उसके पंचम दिवस पर व्याख्यान हेतु एकत्रित हो रहे हैं और जिसका आज का मुख्य विषय है योगा फॉर कंप्लीट हेल्थ। अमृत योग सप्ताह नवयुग के शारीरिक शिक्षा विभाग व राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान से मनाया जा रहा है। इसमें एक बार फिर पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 21 जून इस तारीख को 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में घोषित किया गया। ये तारीख हमारे सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ऐसा कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में भी ऐसा संलग्न है कि इस दिन प्रथम बार योगी भगवान शंकर जी ने मानव जाति को योगा का ज्ञान देना शुरू किया था और वो पहले योगा गुरु भी बन गए थे। और योग विद्या में शिव जी भगवान को आदि योगा और आदि गुरु माना जाता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषियों से योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में कृष्ण भगवान, महावीर जी, बुद्ध जी अलग अलग तरीके से अपना विस्तार दिया। उसके बाद ऋषि पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया, इसीलिए ऋषि पतंजलि को योग का पितामह भी कहा जाता है। इसी तरह वेद के जो हमारा जो सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है विश्व का, और योग में इसका जो वर्णन है ये एक तरीके से काफी इसमें काफी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो आज के सर इनका मैं स्वागत करते हुए मैं आज के सर का एक छोटा सा परिचय देने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना की जो यूनिट की कार्यक्रम अधिकारी है नेहा अग्रवाल को आमंत्रित करती हूँ कि वो जोशी सर से हम सभी का परिचय पूर्ण रूप से करवाएं। नेहा अग्रवाल। Thank you, Seema ji. Thank you so much. Namaskar. I am Dr. Neha Agarwal. On behalf of NSS Navyu Kanya Mahavidyalaya, I welcome you all in Yoga for Complete Health today. Kindly allow me to take the privilege to introduce our Reverend Chief Guest Speaker of the day, Dr. Lakshmi Narayan Joshi. As ma'am told, Dr. Joshi is Dean Student Welfare, Uttarakhand, Sanskrit University, Haridwar. He is the founder, faculty head, Department of Yogic Sciences. Dr. Joshi has completed his bachelor's and master's in physical education and yogic sciences and PhD in yoga therapy. He is having 31 years of experience in yoga and yoga therapy. He has published more than 45 research papers in journals of national and international repute. He has written 6 books and given more than 800 lectures and organized many workshops in HRDC ASC in different universities in India. He has attended many workshops of yoga and Nadi Vigyan in European and Asian countries that include Russia, Spain, Bulgaria, Germany, South Korea, Indonesia, China, Singapore, Thailand, Sri Lanka. He has been awarded 2 times by Honorable Governor of Jammu and Kashmir and Uttarakhand. He has been awarded by Chief Minister and the Speaker of Uttarakhand and ASC Kumar University, Nainital, for his outstanding and unforgettable contribution in yoga and yoga therapy. We are privileged today to have, we are so much privileged to connect with him directly today. So we welcome you, sir, on behalf of Navyu Kanya Mahavidyalaya and the entire team. Over to you, sir. Thank you so much. Thank you so much, Neha. और हमारा सौभाग्य कि आज हमारे साथ हमारे आज की जो मुख्य वक्ता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी सर हमारे साथ हैं। इनके अद्भुत व्यक्तित्व को जानने के लिए और हम इनको सुनने के लिए हम लोग बेताब हैं, बच्चे हमारे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सर से बोलती हूँ सर कि अब आज का जो बहुमूल्य विचार है वो हम तक सभी तक पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि परासुव
यद्भद्रं तन्नः आसुव। ओम शांति शांति शांति। सीमा, डॉक्टर सीमा, मेरी आवाज आ रही होगी आप तक? यस सर, बहुत अच्छी आ रही है। ओके, ठीक है। आज के इस योग दिवस के उपलक्ष्य में और आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नवयुग कन्या महाविद्यालय के सभी सदस्यों का, मुख्य रूप से प्राचार्य महोदया, प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी का, मैनेजर विजय दयाल जी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही आयोजक सचिव बहुत ही कर्मठ, लगातार सक्रियता से हमें पकड़ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से और बहुत ही होनहार हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल है और इसीलिए कभी ना नहीं कह पाता इनको। डॉक्टर सीमा पांडे जी को मैं साधुवाद देता हूं कि आपने प्रयास किया तो हम आपसे जुड़ पाए। पहले भी आपके एक दो निमंत्रण पर मैं जुड़ा था। आज पुनः डॉक्टर नेहा, डॉक्टर वंदना और डॉक्टर प्रतिमा जो भी मेंबर हैं आयोजक सचिव, उनको भी मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। आज का जो हमारा मुख्य विषय है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम योग दिवस की तैयारियों में हैं और बस बहुत ही जल्दी यानी 21 जून को हमारे हम सभी लोग, पूरा विश्व इस अद्भुत कार्यक्रम को आनंद लेगा, मनाएगा। तो उस कार्यक्रम की जो श्रृंखला है लगातार हमारे वहां तो कभी 90 दिन से शुरू हो जाता है, कहीं 50 दिन से शुरू होता है, कहीं 30 दिन से शुरू होता है, कहीं 15 दिन, कहीं 7 दिन। तो लगातार ये आयोजन होते रहते हैं और इन आयोजन में एक विशेष बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो बहुत सरल कर दिया है। कहीं ना कहीं आप जुड़ सकते हैं, आप अपनी बात को कहीं भी पहुंचा सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और पिछली बार तो मुझे लगता है 21 जून को मेरे करीब 11 लेक्चर थे, तो हम लोग भी बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं। अच्छा लगता है, लोग सुनते हैं। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ऋषिकेश से हूँ और ऋषिकेश अंतर्राष्ट्रीय राजधानी योग की, तो इस सारा योग पूरी दुनिया में अगर आप कहीं देखते हैं तो उसका मूल स्थान ऋषिकेश ही है। वहां से ही सब पूरी दुनिया में जाता है। आज भी मैं आपके साथ जुड़ा हूं, तो मेरा प्रयास यही है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा विभाग इसका आयोजन कर रहा है और शारीरिक शिक्षा विभाग बहुत सारी ऐसी गतिविधियों में लगा रहता है। राष्ट्रीय सेवा योजना में भी मैं लगातार अभी नेशनल आपका कैंप था, उसमें भी गया था, उससे पहले वाले में भी गया था, तो वहां भी मैं समय मिलता है तो जरूर जाता हूँ। तो ये किन प्रकार हमारे पास यही होता है कि हम योग के माध्यम से किस प्रकार से अपने पूरे व्यक्तित्व को तो पहले व्यवस्थित कर लें, अपने एक्सीलेंस को की तरफ हम चल पड़े। इसके लिए योग एक अनिवार्य अंग है। आज का जो भी मेरा विषय है, योगा फॉर कंप्लीट हेल्थ, और इसमें हम थोड़ी सी चर्चा जब करेंगे तो आपको जानकर, आप सबके पास जानकारी है, परंतु फिर भी मैं आपकी जानकारी में आपके स्मरण को और ताजा कराने का प्रयास करूंगा। देखिए, जैसा कि हम सभी लोगों को विदित है, योग भारतीय प्राचीन दर्शन परंपरा से निकलकर एक जीवन पद्धति है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक, कोई जिज्ञासु किसी भी पक्ष को योग के यानी अपने जीवन की किसी भी समस्या को लेकर यदि योग से जोड़ता है, उसका समाधान योग करता है। कोई व्यक्ति जिज्ञासावश शरीर संवर्धन के लिए जुड़ता है, योग उसे शरीर का संवर्धन देता है। आज चिकित्सकीय पक्ष पूरी दुनिया में चल रहा है। पूरी दुनिया आज योग चिकित्सा की बात कर रही है और हम देख रहे हैं कि सारे विश्व में योग चिकित्सा का एक बहुत बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है और लोगों को लाभ बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लोगों का विश्वास योग के प्रति बढ़ा है, तो इस कारण भी लोग योग से जुड़ रहे हैं। तो अगर वो चाहते हैं कि उनका कोई थोड़ा सा ठीक है, कोई बात नहीं, माइक कभी खुले रह जाते हैं।
तो मैं कह रहा था आपको कि किसी भी पक्ष को यदि योग के आप लेकर योग से जुड़ते हैं, उसका समाधान आप पाते हैं। अगर किसी रोग के दूर करने के लिए आप हाइपर एसिडिटी के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, ओबेसिटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए अगर आप जुड़े हैं तो आपको इसमें लाभ मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का संशय है ही। परंतु आज हम देख रहे हैं जितना भी, अगर आप अपनी टीवी स्क्रीन को देख लीजिए, अपने न्यूज़पेपर्स को देख लीजिए, आज हमारे पास जो समस्याएं आ रही हैं वो स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं बढ़ती ही चली जा रही हैं। और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए मैं कह रहा हूं कि एक तरह से फिजिकल फिटनेस तभी फिजिकल फिटनेस है जब वो मेंटल फिटनेस के साथ है। कोई भी फिट आदमी को आप ये नहीं कह सकते कि जिसके अपीयरेंस ठीक है, इसका BMI ठीक है तो ये एक फिट आदमी होगा, ऐसा नहीं कह सकते। आप देखिए कितने सारे रोल मॉडल्स टीवी में आपने देखे और उनका वो डेथ हो गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। दे आर वेरी फिट, दे आर नॉट ओबीज, ओबेसिटी के पेशेंट नहीं थे। तो ऐसा क्या होने लगा? उनका BMI भी ठीक दिखता था। अच्छा, वो बिल्कुल ठीक थे, उनके अंदर सुसाइड की टेंडेंसी कैसे आ गई? तो यानी जो दिख रहा है, जिसको भी हम आइडियल मान रहे हैं सुपरफिशियली, फिजिकली, ऐसा संभव नहीं है कि मेंटली भी फिट हो। तो यानी फिटनेस का मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल फिटनेस भी है। अगर हम फिजिकल फिट है, मेंटल फिट है, सोशली हमारा दायरा बड़ा छोटा है, एक ना एक दिन हमारे लिए बहुत परेशानी का कारण हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ हमारा यदि तालमेल नहीं है तो आप समझिए कि आप स्वस्थ नहीं रह सकते। मैं एक छोटी सी उदाहरण के साथ इस व्याख्यान में आपका प्रकाश डालूंगा। अभी हम लोग लगातार अभी पिछले वीक भी देख रहे थे, अमेरिका में लोगों ने अपना इतना सारा गन फायर करके कई लोगों को मार दिया। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, यूनिवर्सिटीज में गन फायर कर दिया है, बुलेट से कितने लोग मर गए हैं। तो ये बार बार वेस्टर्न कंट्रीज जो अपने आप को बहुत आगे मानती हैं, उनकी टेंडेंसी मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि उनके वहां जो छात्र है उसको स्ट्रेस लेवल इतना है या मानसिक स्तर किस प्रकार का है कि वो बिना कारण, बिना जाने इतने सारे नरसंहार में संलिप्त है और ये घटनाएं बढ़ रही हैं। और ये पहली घटना नहीं। तो यानी कि मानसिक स्तर, मन में व्यक्ति के क्या चल रहा है, ये बड़ा कठिन एक प्रश्न हमारे सामने है। और मनस अगर ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, तो आप रोगग्रस्त होंगे। आज अगर मैं हेल्थ की बात भी करूं तो योग चिकित्सा या योग का चिकित्सीय पक्ष जो बात कहता है उसको यदि आप गांठ लें कि रोग की उत्पत्ति मन में होती है, लक्षण शरीर में दिखाई पड़ते हैं, ये योग कहता है, ये आयुर्वेद कहता है। यानी कि मनस्थिति में रोग उत्पन्न होता है और फिर उसके सारे लक्षण हमें दिखाई पड़ने लगते हैं। तो यानी कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अब पूरा साइंटिफिक जितने हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, मोर देन 80% डिसऑर्डर इज नोन एज अ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। एंजाइटी, स्ट्रेस नहीं है, ये कार्डियक डिसऑर्डर भी साइकोसोमैटिक है। हाइपर एसिडिटी के पेशेंट आप हैं तो वो भी साइकोसोमैटिक है। अगर आप ओबेसिटी कहीं है, इंसोमिनिया कहीं है, नींद नहीं आ रही, वो इज बिकॉज ऑफ योर साइकिक। कहीं ना कहीं मन में एक ऐसी समस्याएं हैं, एक ऐसा विश्राम नहीं ले पा रहा है, वो तनावग्रस्त है, वो पूरी हार्मोनिकल चेन हमारी इनबैलेंस हो गई है। तो यानी फिजिकल मेंटल फिटनेस की हमें अगर बात करनी होगी, और इसके ऊपर पहले हम लोग मेंटल फिटनेस से बड़ा डरते थे, अरे मेंटल क्या होता है, और इंडिया के लिए बड़ा अजीब भी रहा कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है तो पागल को कहते हैं, पागल आदमी जाता है डॉक्टर के पास। बट आज आप देखिए, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसके बेसिक अगर प्राइमरी सिम्टम में अगर आप इन्हें पकड़ लेते हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को फिट पाते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसका दुष्परिणाम आप देख सकते हैं कि वो टेंडेंसी कितनी खतरनाक होती है। परिवार बहुत ज्यादा सफर करते हैं, व्यक्ति तो करता ही करता, उसका पूरा परिवार, सोसाइटी भी उससे सफर करती है। तो यानी अगर आप अपनी फिटनेस को नहीं ध्यान दे रहे हैं तो आप घूम फिर के आप देखिए कि अगर एक परिवार में एक व्यक्ति किसी भी कारण से, किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, तो आप देखिए उसके परिवार की कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति का ध्यान रखना पड़ेगा, उस व्यक्ति को समय देना पड़ेगा। तो वो जो समय वो दे रहे हैं परिवार में बारी बारी से, या लगातार कोई समय माँ बाप दे रहे हैं, भाई दे रहा है, बहन दे रही है, पति दे रहा है या पत्नी दे रही है, तो आप ये देखिए कि वो जो महत्वपूर्ण समय
जिसमें वो कुछ और काम कर सकता था, वो आज अपने ही परिवार के एक व्यक्ति को ठीक करने में लगा रहा है। पहला प्रश्न, पहली समस्या। दूसरा, अब जब वो व्यक्ति परेशान है, किसी के परिवार में कोई समस्या है, तो उस परिवार का हर व्यक्ति थोड़ा तनाव में रहेगा, क्योंकि उनके परिवार की समस्या है। जब वो तनाव में रहेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएंगे, तो उसका ऑफिस सफर करेगा, उस सोसाइटी सफर करेगी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे को रिलेटेड, मतलब एक आदमी बीमार हो रहा है, उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट इतनी दूर तक जा रहा है। इसीलिए हमेशा शास्त्र को देख लीजिएगा, दीर्घायु होने के लिए हमेशा ही प्रार्थनाएं हैं कि हम 100 वर्षों तक जीवित रहें। और वो जो हमारे शतायु होने का कारण है, उसका भी डिवाइडेशन है कि हम चारों आश्रमों का भली प्रकार से अनुपालन करते हुए, उनमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए, उनके संस्कारों को, उनके विधानों को पूर्णतः पालन करते हुए इस संसार को फिर छोड़कर आगे जाए। और मनुष्य तो विशेष है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, और बुद्धि में इसीलिए हमारे वहां जो प्रार्थनाएं होती हैं उसमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं, बुद्धि नहीं मांगते, सतबुद्धि मांगते हैं। बुद्धि तो आप देखिए कि आप बुद्धिमान हैं, तो आप अभी देखिए कि आजकल वो मैं रोज देखता हूँ कि बड़ी समस्या है, ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए गाड़ी को 2 मिनट में उसका अनलॉक करके लेके चला जा रहा है, तो बुद्धिमान है। तो ऐसी बुद्धि का लाभ नहीं है जो समाज को हानि पहुंचाए, ऐसी बुद्धि का लाभ नहीं है जो समाज के विध्वंस में लगे। हमें तो सतबुद्धि की आवश्यकता है, जो सत की तरफ लेकर जाए, जो समाज में सकारात्मक कार्यों को संपादित करे। तो इसलिए जब कभी भी हम अपने ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, ईशु से, किसी से भी प्रार्थना जब हम करें, तो हमारी प्रार्थनाओं में ये हो कि भगवान मुझे बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि प्रदान करो। बुद्धि तो मैं क्या पता मैं फिर गलत लाइन में भी जा सकता हूँ। तो सद्बुद्धि होने से सत की तरफ लगेगा, समाज का काम करेगा, तो अद्भुत काम करने में व्यक्ति की सामर्थ्य है। लेकिन आज व्यक्ति जो हम मनुष्य हैं, वो बहुत ही एक बड़ी बड़ी समस्या मनुष्य के साथ है। मनुष्य कह रहा है, मनुष्य ये हम सब लोग क्या सोच रहे हैं, इस पृथ्वी के सारे संसाधन सिर्फ हमारे हैं। ये जितने संसाधन हैं, ये हवा है, ये पानी है, ये सूरज है, ये चंद्रमा है, ये जमीन है, ये हमारी है। इसमें इसके अतिरिक्त किसी भी जीव जंतु का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। तो अगर कोई जीव जंतु, अगर आप देखें सांप है, सांप के खाल निकाल के उसके जूता बना लूंगा। अगर कोई भेड़ बकरी है, उसको उसका कपड़ा बना लूंगा, अपना ऊन में निकाल लूंगा। कोई गाय है, उसका दूध ही पी लूंगा। कोई घोड़ा है तो उससे काम ले लूंगा, खच्चर से काम ले लूंगा। शेर है तो अपने घर में उसकी खाली टांग लूंगा। हिरन है तो उसके सींग तोड़ के लगा लूंगा। मतलब जहां से भी उसकी संतुष्टि नहीं हो रही है, तो जैसा भी जो जीव जंतु हैं, उनका उसका राजा व्यक्ति अपने आप को समझने लगा है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज जो आप देख रहे हैं, लखनऊ में आप देखें टेम्परेचर कहां तक 47, अभी मैं भटिंडा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था तो हम 47 टच कर रहे थे। शिमला में लौटा तो 32 भी हम यहाँ टच कर रहे थे, जो कभी होता नहीं है। तो ये सब चीजें होने लगी हैं क्योंकि व्यक्ति अपने आप को भौतिकवादिकता में ये नहीं समझ पा रहा है कि ये वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा, ये सबका परिवार है। और ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि उपदेश हो, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डर्स। ये डिसऑर्डर से रिलेटेड है, ये डिसऑर्डर का कॉजेज है। ये अभी आप कितना सैनिटेशन हमने फॉलो किया है, कितना आपके घर में वो लाल वाला हिट है, सफेद वाला हिट है, वो टाइल चमकाने का अलग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर अलग, मतलब ये सब पोल्यूशन का सामान हम सबके घर में है। तो व्यक्ति अपने आप को बीमार करने का सामान खुद पैसे से खरीद के लाता है। आज मैं देख रहा था गवर्नमेंट इज गोइंग टू चेंज द पॉलिसी ऑफ प्लास्टिक, कि सिंगल यूज प्लास्टिक हम नहीं यूज करेंगे। वो भाई स्टार्ट क्यों किया गया था, इसकी जरूरत क्या थी? सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह वो सब गलत है, बट दे आर कमिंग इन द जो हमारी कांच की बोतल में आ रहे थे वो सब बना के प्लास्टिक कर दिया। अब कहते हैं हम इसको रिप्लेस करेंगे। इतना कूड़े के ढेर बन गए हैं। दिल्ली के बाहर आप जाते हैं, ऐसे ही कोई बड़े महानगर के पास आप पहुंचते हैं तो पहला आपका स्वागत कूड़ा करता है, गंदगी आपका स्वागत करती है, फिर आप महानगरों में प्रवेश करते हैं। जितना बड़ा महानगर उतनी बड़ी समस्याओं के साथ, पानी की समस्या हो, हेल्थ के इश्यूज हो, प्रदूषण की बात हो,
अच्छा कितनी ज्यादा आप लखनऊ ट्रेवल कर रहे हैं, कानपुर ट्रेवल कर रहे हैं, तो व्यक्ति कितना अधीर है ये देखिए कि कंटिन्यू दे आर बर्निंग द हॉर्न्स, नॉट यू नो, दे आर बर्निंग हॉर्न्स, दबा रहे बिल्कुल, इतना स्ट्रेस लेवल है। तो ये सारा तनाव इकट्ठा करने के लिए हमारा फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ हमने खो दी है, उसका परिणाम ये हो रहा है। अगर आप एग्रेसिव हो रहे हैं अपने ऑफिस में, अगर आप अपने पियोन से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, या आपका क्लरिकल आपको ठीक से फाइलिंग नहीं कर पा रहा है, तो आप ये देखिए कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल, मेंटल कहीं ना कहीं वो कोई एक समस्या है उसके पास, और उसके समाधान की कोई बात नहीं हो रही। मैं एक छोटा सा उदाहरण टीचिंग फैकल्टी को देना चाहता हूँ। आप सब लोग एज हम एक ही प्रोफेशन में हम सब लोग हैं, और वेरी कॉमन प्रॉब्लम नोन एज हाइपर एसिडिटी। आप देखो सबसे कॉमन हमारी टीचिंग फैकल्टी में हाइपर एसिडिटी, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस तो है, फीमेल है तो माइग्रेन की गोली के साथ पर्स में मिलेगी, सिरदर्द की गोली लेके फीमेल हमारे टीचर काम करेगा। आप किसी का पर्स देख लो, उसमें जरूर आपको एक गोली मिलेगी कि भाई सिरदर्द हमें रहता है या माइग्रेन रहता है। इसके कॉजेस पे अगर आप जाएंगे तो कॉजेस इज, एक आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ हो गया, आपको लाइफस्टाइल गड़बड़ हो गया। और टीचिंग फैकल्टी में अगर मेंटल और फिजिकल अगर फिट नहीं है, तो आप सोचो माना 65 साल के लिए आप नियुक्त हुए हो, यानी लगभग 30, मतलब आजकल तो लेट लगते, 30 साल में लगता आदमी, कोई 25-24 में तो अब पहले लगते थे, अब तो नहीं लग पा रहे, क्योंकि लंबा कंपटीशन है, विज्ञापन भी देर से आते। तो माना 25-30 साल उसमें सर्व करना है, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी जो नेट जीआरएफ पीएचडी होता है, जो बहुत एनर्जी के साथ आदमी आता है, वो अब बीमारी की वजह से अपना एक्सेलेंस नहीं दे पाएगा, और उसका 65 साल तक उसका रिजल्ट धीरे धीरे करके डाउनफॉल होता चला जाएगा, क्योंकि एज फैक्टर है, फिटनेस फैक्टर है। तो यानी कि अगर एक हम टीचिंग कम्युनिटी में अगर फिट नहीं रख पा रहे हैं, तो आप देखिए कि आपका रिसर्च स्कॉलर, आपका पीएचडी स्कॉलर, आपका मास्टर्स का स्टूडेंट्स, बैचलर का स्टूडेंट, वो सारे सफर करेंगे। जो आपका सोसाइटी प्रोग्राम, अगर आप पे एनर्जी बची होती तो आप सोसाइटी के लिए कुछ करते, आप खुद ही अनफिट है, आप घर में आके अगर लेट जा रहे हैं। तो हमारे वहां हम देखते टीचिंग फैकल्टी हो गया था, यार आप तो योग वाले हो, आप पे एक्स्ट्रा एनर्जी, आप तो 3:45 उठ जाते हो, शाम को भी पेशेंट देखते हो, सुबह पेशेंट देखते हो, आप कौन सी गोली खा रहे हो? नहीं, बट दे आर कमिंग, जैसे ऑफिस से आता है बेचारा लेट जाता है पहले, फिर उसे चाय कॉफी से जगाया जाता है, फिर वो कोशिश करता है, फिर बच्चों के साथ थोड़ा बहुत टाइम करता है तब, लेकिन वो घर में आके कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर उसके ऊपर कोई प्रेशर, कोई नेक का नहीं है प्रेशर, या कोई पेपर का प्रेशर नहीं है, कोई थीसिस जल्दी नहीं भेजनी है, तो उसकी एनर्जी लेवल इतना डाउन हो जा रही है बिकॉज ऑफ द फिटनेस। तो इसके लिए हम लोग ने क्या करना है, तो योग क्या काम कर रहा है, जो जिसके लिए मैं आपसे जुड़ा हूँ। अगर आप योग कर रहे हैं, योग एक बिल्कुल अलग चीज है, योग के आसन बिल्कुल अलग हैं, योग के प्राणायाम बिल्कुल अलग हैं, योग की धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगिक मार्ग पूरी तरह से अलग है। योग के अभ्यास प्राण धारणा के साथ होते हैं। मैं हमारे शारीरिक शिक्षा विभाग के सभी विद्वान लोग जुड़े हैं। फिजिकल एक्सरसाइज और योगिक प्रैक्टिस में जमीन और आसमान का अंतर होता है। हम एक जैसा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनकी पद्धतियां दोनों की अलग है। फिजिकल एक्सरसाइजेस में हम मतलब जैसे द कैलोरी बर्निंग इज द मेन, डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज द मेन, स्ट्रेंथ की बात करेंगे, एंडोरेंस की बात करेंगे, इन सब चीजों की तरफ हम फोकस्ड होंगे। तो आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, 3 तरह से वर्कआउट को हम डिवाइड कर लेंगे, एरोबिक, एनारोबिक वर्कआउट बना लेंगे। लेकिन हमारे वहां बिल्कुल अलग है। हमारे वहां वर्कआउट स्टार्टेड विद प्राण धारणा। आप जो आसन कर रहे हैं, वो भुजंगासन इधर भी कर रहे हैं, उधर भी कर रहे हैं, जिम्नास्टिक में भी आप बैलेंसिंग कर रहे हैं, बट दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। क्योंकि हम जब किसी अभ्यास को करते हैं तो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि मेरी प्राणिक एनर्जी मेरे इस स्पेसिफिक ऑर्गन या सुपरफिशियल मसल से होती हुई अंदर जा रही है। ये बहुत बड़ा अंतर है, इनहेल एक्सेल का अंतर है, वो कोई बात नहीं, श्वास प्रश्वास के बिना नहीं होता। अच्छा, दूसरा मैं एक चीज और यहाँ इस मंच से कहना चाहता हूँ, सभी विद्वान लोग जुड़े हैं। प्राण धारणा का मतलब है कि मेरी प्राणिक एनर्जी मेरे कहां पर मूव कर रही है। जब मैं फिजिकल एक्टिविटी यानी आसनों को परफॉर्म कर रहा हूं, तो मेरा ब्रीदिंग पैटर्न है, गहरी श्वास ली मैंने और उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया मेरी प्राणिक एनर्जी कहाँ जा रही है। भुजंगासन कर रहा हूं तो मेरी कमर में जा रही है, मेरे कंधों में जा रही है, मेरी छाती में जा रही है, वो कहाँ जा रही है ये महसूस करना है। ये अंतर है। अच्छा, हमारे वहां कहते हैं एडवांस स्टेज ऑफ आसनास मींस मोर कंसंट्रेशन, नॉट बिकॉज द फ्लेक्सिबिलिटीज डजंट मैटर, फ्लेक्सिबिलिटी सेकंड पार्ट है। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, योग के ग्रंथों में, जो हमारे हठ योग के ग्रंथ हैं, घेरंड संहिता 32 आसनों को स्वीकार करती है, हठ योग प्रदीपिका 15 आसन उसमें लिखे हुए हैं, और योग सूत्र में सिर्फ आसन की परिभाषा ही लिखी हुई है, वहां आसन का नाम नहीं है।
तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आसनास हैं, दे आर ओनली द 84। घूम फिर के हमारे पास 84 आसनास हैं, और उनमें ऐसा कोई आसन नहीं है जो आप इंटरनेट पे बहुत ज्यादा देख रहे हैं। जो वेरिएशंस आप देख रहे हैं वो हमारे ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है। ग्रंथ तो उन्हीं मूल आसनों को स्वीकार करता है जिन मूल आसनों के द्वारा हम अपनी प्राण ऊर्जा को व्यवस्थित कर सकें, संयमित कर सकें, और हर अंग विशेष पर जब हम उस प्राण ऊर्जा का उदाहरण करते हैं तो उसके लाभ को हम योगासन कहते हैं, योग के आसन कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। स्थिर सुखम आसनम, ऐसी स्थिति जिसमें सुख का अनुभव हो। इस शब्दों में जाइए, स्थिरता और सुख पूर्वक, ऐसी स्थिति जिसमें हम स्थिर होकर, सुख पूर्वक होकर हम लोग काम करते हैं, वो हमारा आसन कहलाता है। और आसन के विषय में एक और हमारे हटियों के ग्रंथ कहते हैं, आसनेन रुजोहन्ति, आसन के द्वारा रोग दूर होते हैं। आसनेन भवते दृढ़म, शरीर दृढ़ होता है। अगर आसनों का अभ्यास आप करते हैं, योग का तीसरा अंग आसन है, यदि आप इन्हें करते हैं तो शरीर रोगों को दूर करता है, रोग दूर हो सकते हैं और शरीर दृढ़ हो जाता है। तो शरीर में दृढ़ता आती है, शरीर निरोगी रहता है। तो ये सारी चीजें, बात कर लो, ये सारी चीजें हमारे आसनों से होती है। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि जहां हम कंप्लीट हेल्थ की बात करते हैं, मैं विषय पर आ रहा हूं, और कंप्लीट हेल्थ का मतलब है फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। ये चारों डायमेंशन में आपका फिटनेस होना चाहिए। आपको हमेशा जाना चाहिए, आपको हमेशा देखना चाहिए, और अगर आप ऐसा करने में समर्थ हो रहे हैं तो आप फिट हैं। अच्छा, शरीर को निरोगी रखने के लिए हमारे योग और आयुर्वेद क्या कहता है कि कुछ विशेष बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अगर हमारा जो शरीर है वो, हमारे जो दोष हैं, वात पित्त कफ, वो साम्य अवस्था में होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। समदोष सम अग्नि, अग्नि इज नोन एज ए फायर, डायस्टी फायर, अगर आप लोग परिचित होंगे। लेकिन शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं। उनमें से एक मुख्य अग्नि, जिसे आप पाचक अग्नि भी कहते हैं, जिसे आप जठराग्नि भी कहते हैं, उस अग्नि को भी आप जानते हैं। तो लेकिन ये 13 प्रकार की अग्नि हैं। 7 प्रकार की अग्नियां हमारी 7 धातुओं का पाचन करती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं हैं जो शरीर का संवर्धन करती, निर्माण करती हैं। इन 7 धातुओं को पचाने के लिए 7 अग्नियां हमें चाहिए। पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन पांचों महाभूतों को पचाने की 5 अग्नियां, 7 और 5 12, और एक जठराग्नि। तो ये कुल मिला के 13 अग्नियां शरीर की हैं। ये यदि साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था का क्या मतलब है? देखिए, कोई व्यक्ति आपने देखा होगा जिसकी विषम अग्नि होती है, कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती, कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती। एक मंद अग्नि होती है, भूख ही नहीं लगती, अरे खाना खाओ, बिल्कुल भूख नहीं लगती, उसे मंद अग्नि। एक तीव्र अग्नि या तीक्ष्ण अग्नि, तुरंत खाना खाए, लाओ जी दोबारा लाओ, फिर दोबारा खाना लाई, फिर दोबारा लाई, तो तुरंत डाइजेशन होता है, वो तीक्ष्ण अग्नि। और विषम अग्नि, कभी भूख कभी नहीं। और लास्ट में चौथी अग्नि है जो हमें चाहिए, वो साम्य अवस्था है, जिसे सम अग्नि कहते हैं। तो यही आयुर्वेद में कहता है, जिसके दोष साम्य अवस्था में हो, वात पित्त कफ व्यवस्थित हो। वात यानी वायु, वायु की विकृति से 80 प्रकार के रोग होते हैं। पित्त यानी अग्नि, आप जानते हैं, इससे 40 प्रकार के रोग होते हैं। और कफ, म्यूकस, इससे हमें 20 प्रकार के रोग होते हैं। अगर ये अव्यवस्थित होंगे तो इसी प्रकार से शरीर को रोगग्रस्त करते रहेंगे। इनको साम्य अवस्था में कर लीजिएगा। और धातु साम्य अवस्था में। मल क्रिया जो सबसे एक बड़ा फैक्टर है, यानी आपका यूरिनेशन प्रॉपर हो, आपका स्टूल प्रॉपर निकलता रहे। 3 प्रकार के मलों का निष्कासन बताया गया है, यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू और स्वेटिंग, यानी हमें पसीने के थ्रू। यानी हमारा मूत्र ठीक से निकल जाए, हमारा मल ठीक से निष्कासित हो जाए और हमारा स्वेदन हो जाए। अगर हम ऐसा करने में समर्थ हो पाते हैं तो शरीर ठीक रहेगा और मन और इंद्रियां प्रसन्न रहें, प्रसन्नता के साथ रहें, तब व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम योग में है, जो फिजिकल मेंटल तरह से हमें स्ट्रॉन्ग करता है। तो हमारे पास आसनों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। प्राणायाम, देखो प्राणायाम है अद्भुत क्रिया।
देखो, प्राण शक्ति पर संयंत्रण की प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है। यानी हम जो इनहेल कर रहे हैं, वो एक्सहेल कर रहे हैं, इस दोनों यानी पूरक, रेचक और कुंभक, इन तीनों को यदि आप व्यवस्थित कर लेते हैं, वो प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है। प्राणायाम हमारी, अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो टाइडल वॉल्यूम को इंक्रीज करने वाला अभ्यास है। दूसरा, अगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न बताता है कि आपका मन की स्थिति क्या है। देखिए, जब व्हेनेवर यू आर एग्रेसिव, आपका ब्रीदिंग पैटर्न बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, डिप्रेस आदमी का ब्रीदिंग पैटर्न अलग है, एग्रेसिव आदमी का ब्रीदिंग पैटर्न अलग है, एंजाइटी में ब्रीदिंग पैटर्न अलग है, हैप्पीनेस में ब्रीदिंग पैटर्न अलग है। हर समय हमारी श्वास लेने की गति बदल जाती है। एक विचार आपको क्रोधित कर देता है, एक विचार आपको आनंदित कर देता है, एक विचार आपको निराशा में डाल देता है, एक विचार आपको, एक प्रशस्ति, एक शाबाशी आपको उत्साहित कर देता है। तो यानी एक विचार आपकी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यानी अगर श्वास प्रश्वास व्यवस्थित है तो मन व्यवस्थित है, मन व्यवस्थित है तो श्वास प्रश्वास व्यवस्थित है, ये एक दूसरे के पूरक है। तो ये प्रक्रिया हमारे पास है, जिसके लिए हमारे पास नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जो हमारी 72,000 नाड़ियों का शोधन करता है और दोनों लोब्स को, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को एक्टिव करने का काम करता है, नेत्र ज्योति बढ़ाता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, स्ट्रेस डिप्रेशन को दूर करता है, एंजाइटी को दूर करता है, स्लीपलेसनेस को दूर करता है, न्यूरॉन्स को बढ़ाने का काम करता है। दिस इज बेसिक प्राणायाम नोन एज अ नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम के रूप में आप जानते हैं। द सेकंड वन नोन एज अ उज्जाई प्राणायाम। ये मैं बहुत इजीएस्ट प्राणायाम आपसे शेयर कर रहा हूँ। उज्जाई प्राणायाम मैं जानबूझ के शेयर कर रहा हूँ क्योंकि महिला महाविद्यालय के साथ बात कर रहा हूँ। महिला महाविद्यालय में कि देखिए, बच्चा, जो हमारे छोटे बच्चियां हैं, ये टीचर हैं, ये सब थायराइड की गोली इनको कंपलसरी कर दी आफ्टर प्रेगनेंसी या प्री प्रेगनेंसी से पहले, या आफ्टर तो पक्की बात है। अगर वो कहे मैं ठीक हूँ तो बोला नहीं 12.5 तो चलाए रखो। कि मैं जितने अपने पेशेंट से बात करता हूँ, 12.5 हम सबसे छोटी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, कारण नहीं पता, कि थायराइड की हमें दिक्कत चल रही। तो ये आपको देखना पड़ेगा। उज्जाई प्राणायाम कैन हेल्प यू अ लॉट। अगर आप उज्जाई प्राणायाम को, दिस नोन एज ईजिस प्राणायाम, इनहेल एक्सहेल करते हुए आप अपने कॉन्ट्रैक्ट करना हार्ट से लेकर थ्रोट का, और साउंड ऐसी आपको निकालनी है जैसे छोटा बच्चा सोता है या समुद्र की लहरें चलती है। इस प्राणायाम को उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। और अगर इस प्राणायाम को आप करते हैं तो आपको किस में बेनिफिट होगा? ऑस्टियोपोरोसिस में, आर्थराइटिस में, थायराइड में की दिक्कत में, हाइपरटेंशन में बेनिफिट होगा, कार्डियक डिसऑर्डर में बेनिफिट होगा, और हाइपरएसिडिटी में भी बेनिफिट आपको उज्जाई प्राणायाम करेगा। तो यानी अगर मसल बोन डेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, एक्चुअली फीमेल में कहते हैं, आप देखते हुए होंगे आफ्टर द 30 आपको लेनी पड़ेगी गोली, तो उसकी आपको नहीं है सच में जरूरत। आप सिर्फ उज्जाई प्राणायाम कीजिए, आपका सारा काम ठीक हो जाएगा। क्योंकि कैल्शियम के डाइजेशन के लिए आपको विटामिन डी चाहिए और थायराइड भी चाहिए, थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स भी चाहिए। और ये पूरा कॉम्बिनेशन अगर आपके पास होता है तो बोन डेंसिटी आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और ये आपको आफ्टर, देखिए फीमेल के साथ बहुत सारे हमारे साथ दिक्कत होते हैं, जो हमारे बच्चे हमें सुन रहे हैं उनको बहुत, क्योंकि यू आर द स्पेशल वन, भगवान ने बहुत स्पेशल बनाया हुआ है, और स्पेशल आदमी को अपना स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। अब आपको विशेष बनाया हुआ है, लेकिन अब विशेष आदमी अपने आप को सामान्य से नीचे हम उसे ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपने फिजिकल मतलब अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना है। आपको ये, अब हमारे वहां पर ये क्या है कि बहनें, हमारे घरों में बहनें होती है तो पहले भाई को दे दो, और वो हमेशा ऐसा करती है, अपनी सेविंग्स भाई को दे दो, अपना खाना भाई को दे दो, चलो इसकी किताब ले आओ, मैं मेरे को बाद में ले आना, चलो पहले इसकी जिद पूरी कर दो। ऐसी परंपरा हमारे वहां बहन भी बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा इनके पास होता है फीमेल में। तो भगवान ने इसीलिए सारी सब कुछ ईश्वर ने फीमेल को ही दिया है। ज्ञान चाहिए तो सरस्वती की उपासना करो, धन चाहिए तो लक्ष्मी की उपासना करो, और अगर शक्ति चाहिए काली की उपासना करो, दुर्गा की उपासना करो। तो सारी शक्तियां ही माताओं के पास। तो वो अद्भुत शक्ति भगवान ने आपको इसीलिए दी है क्योंकि आप विशेष। और एक विशेष बात भी मैं इस मंच से, अगर सभी लोग जुड़े, मैं कहना चाहता हूं, एक बार एक प्रश्न मुझसे किया गया, कि देखिए कि बहुत सारी जगह भारत में, मतलब हमारे वेदों में, उपनिषदों में अतिशोक्ति की बात की गई है। अब हम लोग तो बहुत ध्यान से पढ़ते पढ़ाते हमने अतिशोक्ति की बात कही नहीं है। तो एक बहुत ही सामान्य सा एक श्लोक हम सब लोग बोलते हैं,
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब है पूर्ण से पूर्ण निकालने पर वह पूर्ण ही बचता है। तो एक बार मैं एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो ये प्रश्न आ गया। बोला देखिए डॉक्टर साहब ये क्या बात हुई, पूरे से पूरा निकाल के कभी पूरा बचता है? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ कि आप एक संतरा आपके पास है, वो संतरा आपने मुझे दे दिया, तो आपके पास कितना बचा? पूरा कहाँ बचा? वो तो संतरा खत्म हो गया, मेरे पास आ गया। बोला ये ऐसे अतिशोक्ति की बात करते हैं। मैंने कहा मैं आपको 1 मिनट में सिद्ध कर दूंगा कि अतिशोक्ति नहीं है। बोला कैसे? मैंने कहा सुनो भैया, ये हमारे बीज का उदाहरण है। पूरे से पूरा निकालने पे वो ईश्वर पूरा रहता है, इसे सिद्ध करना है। मैंने कहा तो मैं आपको सामने 1 मिनट में सिद्ध करता हूँ। बोले कैसे? मैंने कहा एक महिला एक पूरे स्वस्थ व्यक्ति को जन्म देती है, एक बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद वो आधी होती है, अधूरी होती है, वो पूरी रहती है। तो बताओ कि पूरे से पूरा निकलने के बाद पूरा बचा कि नहीं बचा? बोला हाँ जी पूरा बचा। तो मैंने कहा ईश्वर इसी प्रकार से है। हमारी जानकारी, हमारी जिज्ञासाएं, हमारा ज्ञान उस पराशक्ति के ज्ञान के अनुरूप नहीं है। उस तरह से हम अभी नहीं बने हैं, उस तक का रास्ता अलग है। उस परम शक्ति का अपरा परा 2 प्रकार की विद्या भगवान ने बताई। योग कहता है 2 प्रकार की, परा अपरा, यानी इस संसार को पार करने के लिए एक विद्या है जिससे हम अपना भरण पोषण करते हुए अपने सामान्य कर्तव्यों को करते हुए चले जाए। लेकिन एक विद्या ऐसी जो हमें ईश्वर की तरफ, जो मूल, जो हमारा लक्ष्य है, जहां पहुंचना है, उस तक ले जाने वाली है। तो वेद, उपनिषद ये बहुत गूढ़ता के साथ रखे हुए हैं। इनकी गहराई को समझना एक सामान्य जन व्यक्ति का मैंने कहा ना, एक सामान्य व्यक्ति इस प्रकार से इनको नहीं समझ सकता। मैं कह रहा हूं व्यक्ति अपने से बहुत अधिक हो, मैं, उसके बाद मेरा, कि मैं, मेरा परिवार, उसके आगे जा ही नहीं पाता। आप देखो बड़े बड़े हमारे जितने बड़े ट्रस्ट है उनमें आदमी चाचा ताऊ भतीजा भाई बहन वहीं तक सीमित हो पा रहा है। तो बड़ा मुश्किल है उससे बाहर निकलना, बड़ा मुश्किल है त्याग करना। और हम लोग यही कह रहे हैं कि डायबिटीज मेलाइटस में या असाध्य रोग में क्या है, व्यक्ति को देना नहीं आता, छोड़ने की आदत नहीं है, होल्ड करना है कि मुझे मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे, मैं किसी को दूं ना। तो भाई रोग भी मिलेगा तो आप किसी को दे नहीं पाएंगे, और यदि आपकी देने की आदत है तो रोग भी आपके पास से आके चला जाए। इस बात पर भी योग हमें दृष्टिकोण देता है। इस पर सोचने पर, विचार करने पर हमें विवश करता है कि हम व्यक्तियों का आचरण इस प्रकार से हो कि हम अपने अंदर अच्छाइयों को रखें। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, मेरा विषय विज्ञान है, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मैं योग चिकित्सा पढ़ाता हूं। मैं आपको योग चिकित्सा के अंतर्गत बता रहा हूं, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा, गुरु जी का ज्ञान नहीं बांट रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर आप ये नहीं करते तो आपको रोग हो जाएंगे। अगर आप बहुत लालची हैं तो फिर आपको डायबिटीज मेलाइटस, अस्थमा होने की संभावना ज्यादा है। एग्रेसिव, आप थोड़ा स्ट्रेस में, कंधे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कतें हो जाएंगी, रेस्पिरेशन चेंज हो जाएगा, आप बहुत एग्रेसिव है, हाइपरटेंशन के पेशेंट हो जाएंगे। या हाइपरटेंशन की वजह से एग्रेसिव है नहीं, आप धीरे धीरे अपने स्वभाव को ऐसा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं, ये दिक्कत होगी। और टीचिंग फैकल्टी में मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि कंपटीशन की भावना नहीं रखनी। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि भैया आप कंपटीशन किसी से मत रखिए, जो कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है ठीक है, आपको सहयोग मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है ठीक है। और स्टार्ट एप्रिशिएशन, ये मैं आपको योग थेरेपी पढ़ा रहा हूं, आप एक दूसरे की प्रशंसा करना सीखिए। यदि आप हाइपर एसिडिटी से बचना चाहते हैं, हार्ट कार्डियक डिसऑर्डर से, अस्थमा से, डायबिटीज मेलाइटस से बचना चाहते हैं, तो आप एक दूसरे की प्रशंसा कीजिए रोज, बजाय उसको नेगेटिव लेने के। आप देखिए कि आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, आपका सर्कुलेशन चेंज हो जाएगा, हार्मोन्स की चेंज अलग हो जाएंगे। एक ये आदत अगर हमने नहीं डाली है तो हम अपने लिए बहुत धीरे धीरे एक डिसऑर्डर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। तो प्राणायाम वाला पक्ष जो हमारा है बड़ा सशक्त पक्ष है। प्राणायाम के लाभ के लिए भी योग सूत्र कहता है धारणा से योग्यता मनसा, मन धारणा के लिए तैयार हो जाता है। और तत्चेते प्रकाशावरणम, तब हमारी जो आत्मा के ऊपर आवरण लगा हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं बाहर से कुछ नहीं है, मेरी आंखों के आगे कुछ पर्दा लगा है, और जब मैंने प्राणायाम किया पर्दा हट गया, यानी आंखों के पास रोशनी भी है, प्रकाश भी बाहर है, सब कुछ है। लेकिन अगर हम अपनी आंखों पे कोई एक पर्दा लगा लेंगे तो हमें दिखना बंद हो जाएगा। तो प्राणायाम का अभ्यास यही कहता है तब चेते प्रकाशावरणम, प्रकाश से आवरण हट जाता है। एक और विशेष बात कंप्लीट हेल्थ के, मैं बहुत सारी बात आपसे करना चाहता था, समय की बाध्यता भी है और मुझे नहीं पता कि विद्यार्थियों का
कितना रुझान होगा, उनको कितना इस विषय पर उनका मार्गदर्शन पूर्व से हो रहा है कि नहीं, उनको गतिशील अभ्यासों को ही प्रेम स्नेह करते हैं, वो हमारी सनातन संस्कृति से कितना परिमार्जित है, किस प्रकार से उसका अवलोकन करते हैं, किस प्रकार से उसे आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति इसी का प्रयास कर रही है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अगला अभ्यास ध्यान का अभ्यास। ध्यान का अभ्यास अति महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी तरीके से आप 10 मिनट प्रतिदिन ध्यान के निकाल लेंगे, आप अपने बहुत सारे डिसऑर्डर्स को दूर कर लेंगे। क्योंकि ध्यान का अभ्यास आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, मन को शांत करता है, और आपके पूरे जो हार्मोन्स की चेन है, यानी जो हमारा एंडोर्फिन का सेक्रेशन है, हैप्पी हार्मोन सेक्रेशन है, उनको बढ़ाता है, और नींद को बैलेंस करता है, एनर्जाइज करता है, ब्रेन को एनर्जाइज करने का, न्यूरॉन्स को एनर्जाइज करने का काम करता है, कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है, एग्रेशन को कम करता है, ईगो को कम करता है, हंगर को कम करता है, ये बैलेंस करने का काम करता है। तो ध्यान का अभ्यास, अगर आप ध्यान करने के बाद उठते हैं, आप बहुत सकारात्मक हो जाते हैं, आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है, और आप बहुत आनंद को फील करते हैं। तो मिनिमम हमें 7 मिनट का ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। 10 मिनट तक जाए अच्छी बात है, 7 मिनट करना पड़ेगा, जिससे हार्मोन्स के हमारे पॉजिटिव सेक्रेशन होने लगे और हम प्रॉपर हो जाए। मैं अभी बार बार लगातार जितने व्याख्यान हो रहे हैं, मैं उनमें कोट कर रहा हूँ कि विदेशी विश्वविद्यालयों में पिछले 5 सालों में अपने वहां पर जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, दे बिकम ए हेल्थ कोच, वो हेल्थ कोच बन गए, या फिर लाइफस्टाइल कोचेस बन गए। अब वो डॉक्टर ने इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद अब वो क्या कर रहे हैं, योग का सहारा लेके वो कहते हैं कि हम डिसऑर्डर्स को रिवर्स करेंगे। हम इंसुलिन अगर आप लेते हैं, वो भी रिवर्स हो जाएगा, कार्डियक डिसऑर्डर रिवर्सेबल है, ये सब रिवर्सेबल हो जाएंगे। तो ये अब हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड, ये इतने बड़े विश्वविद्यालय, ये इसी प्रकार के वेलनेस प्रोग्राम को चला रहे हैं। हम लोग भी अपने विश्वविद्यालय में एक वेलनेस प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। उसके लिए हमारी बात चल रही है, बोर्ड ऑफ स्टडी में बात चल रही है कि हम भी वेलनेस को योग के साथ, योग इज अ कंप्लीट वेलनेस प्रोग्राम, बट स्टिल हमें क्या क्या उसमें और ऐड ऑन करना है, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए, दुनिया हमारी बात को कर रही है, दुनिया भारतीय सनातन संस्कृति को फॉलो कर रही है, योग की परंपराओं को फॉलो कर रही है, लेकिन उसे करने का तरीका वैदिक होना चाहिए, शास्त्रोक्त होना चाहिए, और वैज्ञानिक होना चाहिए। शास्त्र की सभी बातों को विज्ञान की कसौटी में जब आप कसते हैं, तो वो बड़ा आनंददायक हो जाता है, वो बहुत सरल हो जाता है व्यक्ति के लिए, उसको आप डाइजेस्ट भी प्रॉपर्ली कर पाते हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि देखिए, आप किसी भी बीमारी को ले लीजिएगा, मेरा तो विषय नाड़ी विज्ञान है, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ भी आपको निवेदन कर रहा हूँ, किसी भी डिसऑर्डर को देख लीजिए, उसके पीछे सिर्फ 3 कारण है, फ्री फ्लो ना होना और टॉक्सिन का इकट्ठा होना। यानी अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो उसमें क्या है, ये तो ब्लड सप्लाई रुक गई है, जैसे कार्डियक डिसऑर्डर, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, क्या है कि प्रॉपर आपका कंजेशन हो गया है, वो रुक गया है, यानी अगर आपके आर्टरीज ब्लॉक हो गई है, तो स्टेंट डाल के आपका फ्री फ्लो कर देगा, तो आप ठीक हो जाएंगे, या बाईपास कर देगा, फ्री हो जाएगा, तो आपको स्टेंट, मतलब किसी भी तरीके से आर्टिफिशियल आर्टरीज बना के आपको फ्री फ्लो कर देगा, तो आप ठीक नहीं हो पाए तो फिर आपको डेथ हो सकता है। नर्व सप्लाई, अच्छा खासा आदमी है, अगर ब्रेन स्ट्रोक आ गया, नर्व को दब गई, तो आपको फिर हाथ पांव भी नहीं हिलेंगे, उंगलियां भी नहीं हिलेंगी, नमनेस आ जाएंगी, तो ये बहुत दिक्कत होती है। शुगर में भी न्यूरोपैथी हो जाती है, तो नमनेस, उंगलियां काम नहीं करती। अगर फ्री फ्लो कर देंगे, आपका ऑर्गन काम करेगा। और द प्राणी कंडीशन, एवरीथिंग इज द प्राण। तो प्राण एक बहुत महत्वपूर्ण शक्तिशाली अभ्यास है, और ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। प्राण एक ऊर्जा है, वायु भी ऊर्जा है, जो सजीव निर्जीव दोनों में काम करती है। प्राण शब्द का अर्थ ही ये बताता है, जो भी चीज या गति कंपन करती है, उसमें प्राण है। जिस चीज में गति कंपन नहीं है, उसमें प्राण नहीं है। और जैसा मैंने आपको कहा कि सजीव निर्जीव दोनों में प्राण है, तो ये मेरे पीछे जो दीवार दिख रही है, इसमें भी प्राण है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल स्टैचू नहीं है, दे आर वाइब्रेटिंग बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ प्राणा। ये वाइब्रेट कर रही है इसके मॉलिक्यूल्स, इसीलिए इसमें भी प्राण है। तो ये सब कुछ प्राण से बना है। अथर्ववेद का 11वां कांड कहता है ये सारी पृथ्वी प्राण से बनी, और अंत में उसी में विलीन हो जाएगी। और जो हम हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं, सनातन संस्कृति विश्वास करते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे वहां एक क्रिया भी है, जिसमें हम प्रयास करते हैं, कपाल क्रिया, मरने के बाद, कि हम कपाल का भेदन करते हैं घी लगा के, और थोड़ा सा तोड़ते हैं कि इसके प्राण हमारे ब्रह्मरंध्र से ही निकले, ताकि ये अच्छी योनि में इसका जन्म हो। तो यहां तक हम ध्यान रखते हैं। तो प्राण एक वायु शक्ति है, सजीव निर्जीव सब में है। मैंने कहा ऑक्सीजन और प्राण में भी अंतर है, किसी दिन और कभी चर्चा होगी प्राणायाम की, तो मैं बात करूंगा। तो लेकिन एक कंप्लीट हेल्थ के लिए वी रिक्वायर्ड अ डाइटरी हैबिट्स, खाने की हैबिट्स को हमें सुधारना पड़ेगा।
और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या आपकी है, हमें ये नहीं पता हमारा बॉडी टाइप क्या है। हमारी बॉडी में वात पित्त कफ, हमारा मतलब मेन हमारा क्या चीज क्या डोमिनेटिंग है, एक क्या डिस्टर्ब हो रहा है, दो। तो ये दो चीजें पता लग जाए व्यक्ति को तो वो हमेशा स्वस्थ रह सकता है। लेकिन ये नहीं पता लग पा रही है और वो फिर उन्हीं चीजों का सेवन कर रहा है जिससे वो चीज बढ़ रही। उदाहरण के लिए जिनको कमर में दर्द है, अर्थराइटिस है, उन्हें फूल गोभी, बैगन, उड़द, राजमा, छोले पसंद है, जब डॉक्टर मना करता है तब रुकते, नहीं तो वो फिर खाते रहते हैं। या ठंडा पानी नहीं छोड़ सकते, ठंडी हवा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वहां उनको दिक्कतें होने लगती। जितने भी एसिडिक हैं जिनमें पित्त विकृत होता है, वो टी कॉफी सबसे अधिक पसंद करते हैं, मिर्च सबसे अधिक पसंद करते हैं, तेज मसाले पसंद करते हैं, अल्कलाइन चीजों को नहीं पसंद करते। सॉफ्ट ड्रिंक पी लेंगे, कुछ और पी लेंगे, चटपटा चाहिए उन्हें, हर समय चटपटा चाहिए, तो पित्त की विकृति बनी रहती। और कफ के लिए आपने देखा जो भी ओबीज हैं, बहुत मोटे, कम नहीं हो पा रहे हैं, तो वो लिसलिसे और चिपचिपी चाहिए, जो भी है ठंडी, चिपचिपी और मीठी चीजें उसे नहीं छोड़ पाते, क्योंकि कफ का वर्धन करने में काम करती है। तो वात पित्त कफ नियमित हो। एक दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है, एक पूरा एक साइकिल हमारा बना हुआ है, जो उसको अगर हम फॉलो करें, अगर सुबह उठ के हम उषा पान करें, फिर हम मल त्याग प्रॉपर्ली कर लें, फिर छोटा सा व्यायाम कर लें, तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारी ऑक्सीजन कैरी कर लेता है, पूरे दिन भर योनिंग नहीं होंगे, ऑफिस में पूरे सीधे होकर बैठेंगे, आप टेढ़े होकर बैठने की जरूरत नहीं है, और 90% ब्रेन आपका एक्टिव रहेगा और आपके बहुत क्रिएटिव बने रहेंगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल हमारे हैं। तो यानी आप अपनी दिनचर्या को, ऋतुचर्या को, ऋतु के अनुसार चीजें, उदाहरण के लिए अभी सेब का सीजन नहीं है, तो जानबूझ के आदमी 200 रुपए किलो का सेब खरीद के खा रहा है, उससे बीमार हो रहा है। अभी आम का सीजन है तो आम खाइए, तरबूज का सीजन पहले तक था, तरबूज खाने दे। तो जैसे जैसे जो भी ऋतु प्रकृति उगाती है उसी का सेवन करना है। जो छोटे बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए जो चीज बाजार में सस्ती मिलती है वही खानी, जो महंगे वो नहीं खानी। तो वो हमारा ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशन डाइट हमारी हो जाती है। और जो आप जहां के आप हैं उसी एरिया के 35 किलोमीटर के अंदर कुछ भी ग्रो होता है, उसको अगर आप सेवन करेंगे तो भी आप हेल्दी रहेंगे। बहुत दूर दूर की चीजों की आवश्यकता भी बॉडी को नहीं है, इसका फायदा मिलेगा। ऐसा हमने अपने उत्तराखंड में भी देखा है कि भाई अब जितने भी हमारे हल्द्वानी, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश में हमारे जो पहाड़ से उतर के लोग आए, सबका किडनी स्टोन सबसे कॉमन है, क्योंकि हमारे कैल्शियम बहुत ज्यादा है पहाड़ों में, पानी में कैल्शियम ज्यादा है। तो हमारे में गहत होती थी, तो गहत की दाल कॉमन होती है, तो इसलिए वहां दिक्कत नहीं। यहाँ उतर के गहत नहीं मिल रही है, यहाँ राजमा, छोले, ये सब चीजें खा रहे हैं, गहत नहीं खाते, तो किडनी स्टोन को हटाती रहती थी। तो ये दिक्कत होने से अब इनको दिक्कत आ रही है, बहुत कॉमन हो गया हमारे में। तो यही निवेदन मैं बार बार आप लोगों से कर रहा हूँ कि हम स्वस्थ विचार, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपका विचार स्वस्थ नहीं है, आपको कोई दुनिया में ठीक नहीं कर सकता। अगर आपका विचार स्वस्थ है, आपकी मानसिकता सकारात्मक है, आप हर चीज में सकारात्मकता को ढूंढते हैं, तो ईश्वर आपको बहुत दीर्घायु रखने वाला है। और यदि आप सकारात्मक नहीं हैं, आप हर चीज में नकारात्मकता को ढूंढ रहे हैं, तो आपको बहुत समस्या आने वाली है। तो अपने स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक होइए, विनम्र बनिए। अच्छा, दूसरा हमारे वहां क्या एक समस्या है, विनम्रता की कमी हो रही है, एग्रेशन बढ़ रहा है। अच्छा, विनम्रता में क्या है, अहंकार बहुत बढ़ गया। अहंकार बढ़ने से फिर हाइपरटेंशन, किडनी, पाइल्स की दिक्कतें हो रही हैं। ज्यादा ईगो होगा या ज्यादा प्रपंच करेंगे, अब बहुत ज्यादा प्लानिंग करेंगे किसी को गिराने की, उठाने की, तो ये आपको पाइल्स की तरफ लेके जाएगा। ये मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल ही बात कर रहा हूँ। तो ये पुराना सीवी मेरा 34 इयर्स मैंने टीचिंग के कंप्लीट कर लिए अपने, और तीसरी पीढ़ी हमारी इसी काम को कर रही है। तो हम जब पढ़ भी रहे थे तो भी हम एज ए निर्देशक मैं था, डायरेक्टर परमार्थ निकेतन में, जब मैं अपने मास्टर्स को भी कर रहा था। तो हमारी परंपरा में ये काम है, हमारी मजबूरी नहीं, हमारे तो खानदानी मतलब परंपरा से मिला। तो बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की मैं आपको बात कर रहा हूँ। हॉस्टल में रह के मैंने बच्चों को देखा, उनकी मानसिकता को देखा है, उनके स्वभाव को देखा है, फिर परिवर्तित होते हुए भी देखा है, उनके डिसऑर्डर्स को भी देखा है। आज सब दिक्कतें आ रही है, तो वो स्वभाव जो पहले से है वो आज उनके रोग का कारण भी हो रहा है। तो पित्तवर्धक जो चीजें थी उनमें पित्त पड़ा हुआ है, जिनमें कफ का वर्धन था वो कफज होते चले जाना। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफस्टाइल की हैं। तो एक अच्छी सोच, विनम्रता। अच्छा, बेसिक क्या करें, जो हमारा टीचिंग फैकल्टी है, पहले अपने क्लर्क और 4th क्लास को नमस्ते करो, ये आपको सीख लेना है अपनी फिटनेस के लिए। दिस फिटनेस। आपका 4th क्लास खड़ा है तो मैडम नमस्ते करेगा नहीं, हाँ नमस्ते, आप कैसे हैं, XYZ। अरे मैडम भी ठीक है, आपको भी ठीक लगेगा। अरे नमस्ते नहीं करता, मुझे गुस्सा आ रहा है, बच्चा नमस्ते नहीं करता, नहीं, आप पहले नमस्ते करो। ये अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मानसिकता के लिए बहुत जरूरी है। तो जितने विनम्र आप होते हैं, जितने सरल आप होते हैं, उतने सरल रोग होते हैं, उनकी चिकित्सा भी सरल होती है।
जितने कठिन आप होते हैं उतने कठिन, क्योंकि मन में वैसे विचार हैं, वैसा ही रोग है, उसकी जटिलता बढ़ती जाती है। अच्छा, संशय बहुत होता है, शक बहुत होता है, ऐसा होगा कि नहीं, क्या करेगा डॉक्टर, अच्छा है कि नहीं। तो जहां आप शक करते रहेंगे, आपको ठीक होने की प्रतिशत भी कम हो जाएंगी। और आप सबको विदित है कि ठीक करना बॉडी का काम है, दवाई का काम दबाना है। और हमारी परंपरा में हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते, और हम यहाँ लिखा होता ठीक करना स्टोर, और हम सब जाते कहते भैया ठीक करना दे दे, लेकिन हम सबको लिखा है दवाई। हम जाते हैं कि सिर दर्द को दबाने वाली चीज दे दे, पेट दर्द को दबाने वाली चीज दे दे, सिर्फ दबाने वाली, ठीक करना बॉडी का काम। तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल में अल्कलाइन डाइट को प्रेफरेंस दें, और सीजनल फ्रूट्स को, सीजनल वेजिटेबल्स को, और जहां हम रहते हैं उस तरह के हम खान पान को अगर हम थोड़ा सा भी प्रोत्साहन देंगे, हेल्थ सबसे अच्छा फैक्टर, आप बहुत लंबे समय तक आराम से काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि समय बहुत ज्यादा हो गया है, और मुझे 45 मिनट कहा गया था, और हम थोड़ा सा आगे भी चले गए हैं, 7 बज गए। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, प्राचार्य महोदय का धन्यवाद देता हूँ। आपकी सक्रियता है, आपकी सरलता है, और विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए ऐसे प्रोग्राम बहुत बहुत लाभकारी। मैं आयोजक सचिव डॉक्टर सीमा को भी बहुत बहुत बधाई साधुवाद देता हूँ कि आप समय समय पर इस प्रकार के आयोजन करते हैं, जिससे हमारे विद्यार्थी उन्हें लाभ मिलता है। और मैं ये नहीं कहता कि हर विद्यार्थी ने कुछ सीखा होगा, अगर कोई एक भी बात पकड़ ली होगी तो उसके लिए लाभकारी हो सकता है। तो हम ये हमेशा मान के चलते हैं कि विद्यार्थी कहीं से भी अच्छाई को लेने में समर्थ है, अगर उसकी भावना अच्छी होगी तो हमारा सारा इनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आशा करता हूँ कोई भूलवश कोई त्रुटि हो गई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी सर। और बहुत दिनों बाद आज आपको सुनने को मिला, और ऐसा लगा जैसे हम पुराने समय में पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा लगा, आपके विचारों से हमारा मार्गदर्शन हुआ, छोटे छोटे उदाहरण से आपने स्वास्थ्य के छोटे आयामों को बताया, और हम इनको आत्मसात करेंगे। समय की वो है, मैं जानती हूँ आपके पास थोड़ी सी कमी है। मैं आज की जो हमारी संगोष्ठी की अध्यक्ष, हमारी महाविद्यालय की ओजस्वी प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी से उद्बोधन हेतु आग्रह करती हूँ कि वो आज के विषय पे कुछ अपने विचार प्रस्तुत करें, कुछ प्रकाश डालें। तो प्लीज प्रिंसिपल मैम, रिक्वेस्टेड टू यू। सभी को नमस्कार, और खास तौर पे क्योंकि मुझे अभी मौका मिला है, तो लक्ष्मी नारायण जोशी जी जो आज के विशिष्ट वक्ता थे, उनका हृदय से धन्यवाद और स्वागत, दोनों ही चीज। आपका वाकई में जो उद्बोधन था बहुत ही अच्छा था, और ये लगा कि हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, अगर वो योग की दृष्टि से भी लें, आयुर्वेद की दृष्टि से भी लें, तो बहुत ही संपन्न है। और उसको यूज करके, प्रयोग करके हम किस तरीके से अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था, और मुझे लगता है जितने भी सब्जेक्ट्स के लोग जुड़े होंगे, क्योंकि योग तो सबको निरोगी रहना है, योग का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं और सभी के लिए लाभदायक है। और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने योग को एक विश्व में उसको प्रतिष्ठा दिलाई। हम उसके पहले भी लोग, हम अगर कहें तो मतलब रामदेव जी ने उसको, स्वामी रामदेव जी ने उसको घर घर पहुंचाया, उनके पहले से भी। पर उसके बाद आने के बाद कम से कम हमें यूनाइटेड नेशन से हमको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गई। एक तरीके से हम उसको प्रॉपर पेटेंटिंग कह सकते हैं, क्योंकि भारत के नाम हो गया, योग यहाँ से जन्म लिया, और हम उसका क्या क्या उपयोग हो सकता है। मैं अग्री करती हूँ जोशी जी की बात से कि योग सिर्फ हम लोग उसको शारीरिक तक ही मानते हैं कि हमको फिजिकल एक्सरसाइजेस कर लेनी है, कुछ आसन कर लेने हैं, और इसी से हम स्वस्थ हो जाएंगे। मैं आपसे एकदम अग्री करती हूँ कि वी हैव टू प्योरीफाई आवर बॉडी, आवर माइंड, आवर सोल। जब तक हम सब चीजों का हमारा प्योरिफिकेशन नहीं होगा, हमारे थॉट्स अच्छे नहीं होंगे, तो क्योंकि देखा जाता है कि जब हम बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य पर खराब इम्पैक्ट डालता है, भले आप चाहे जितना अच्छा खान पान ले रहे हैं। ये भी बात सही है कि हम में से मैक्सिमम लोग, क्योंकि हम एलोपैथ की तरफ ज्यादा जाते हैं और आयुर्वेद की तरफ कम जाते हैं। आप थोड़ा प्रचार प्रसार बढ़ा है उसका, तो उसे लेने पर हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा बॉडी टाइप क्या है, क्योंकि जैसे तामसिक गुण होते हैं, राजसिक गुण होते हैं और सत्व गुण होते हैं। अब इसमें किसकी बॉडी में कौन सा गुण प्रधान है,
यहाँ तक कि उसके व्यवहार से भी परिलक्षित होता है कि उसके बॉडी में कौन से गुण की प्रधानता है। और आपने जैसे जो तत्व बताया, जो अग्नि बताई, तो ये जिसने उसकी स्टडी की है या स्पेशलाइजेशन किया है वही आपको ठीक से बता पाएगा। तो 21 जून को हम लोग जब से 2015 से इसको मना रहे हैं योग दिवस के रूप में, तो हर घर में हम इसका यूज तो कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हमारी बॉडी के लिए कौन सा आसन चाहिए या हमें अपनी बॉडी के लिए कौन सा खान पान चाहिए। जैसे जोशी जी भी बता रहे थे कि अगर हमारा कफ प्रधान होगा तो हमें क्या नहीं खाना है, हमारा अगर वायु प्रधान बॉडी है तो हमको क्या नहीं खाना। तो मुझे ये लगता है कि एक प्रशिक्षक और जो योगाचार मतलब आयुर्वेदाचार होंगे, उनके मार्गदर्शन में ही हमको ये सारी चीजें करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कभी कभी गलत असर भी हो जाता है। मैंने अपने परिवार में ही देखा है। वैसे तो क्वेश्चन आंसर का टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा इसलिए भ्रम आया कि जैसे कि अगर क्या ऐसा होता है कि अगर हमारी बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जो सुप्त अवस्था में होते हैं, और अगर हम योग करते हैं तो हो सकता है जो श्वास क्रियाएं हैं या किसी से ऐसा हो सकता है हमारी बॉडी में कि जो फ्लो है वो अपवर्ड हो जाए या माइंड तक हमारा कोई इन्फेक्शन हो जाए। तो हमारे परिवार में ऐसा एक केस आया और फिर किसी योगाचार्य हैं, उन्होंने ये चीज बताई थी। तो इस पे मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाह रही थी लक्ष्मी नारायण जी से, क्योंकि प्रश्न उत्तर का टाइम नहीं आया, तो खाली सीधे अध्यक्ष जी उद्बोधन आए। मैडम नहीं, धन्यवाद मैडम। मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, आपकी बॉडी पित्त प्रधान है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। पित्त प्रधान बॉडी आपकी है, तो आपको स्किन थोड़ी सेंसिटिव रहेगी। ग्लासेस आपके आंख, दांत और त्वचा ये सेंसिटिव है आपके सबसे पहले, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे इसका ध्यान रखना है सबसे पहले। फिर इंटेस्टाइन एरिया में किडनी को आपको ध्यान देना पड़ेगा, किडनी स्टोन की टेंडेंसी हो सकती है। इंटेस्टाइन एरिया को आपको देखना पड़ेगा। बर्निंग हाइपर एसिडिटी आपको दिक्कत कर सकती है हमेशा, क्योंकि ये पहला फंक्शन है, यानी नाभि से लेके ऊपर तक के आप थ्रोट तक की दिक्कत, यानी रेस्पिरेशन में कुछ हो सकता है। रेस्पिरेशन में आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा फ्यूचर में अगर आप थोड़ा भी ध्यान नहीं देंगे तो, क्योंकि पित्त आपकी बॉडी की प्रधानता है। तो ये आपको पता लग गया कि मेरी पित्त प्रधान बॉडी है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया यहीं से। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ऑलवेज एल्कलाइन चीजें होनी चाहिए। अच्छा, फायदा आपको मैं ये बता दूं, फायदा ये है कि आप 2-3 काम एक समय में कर सकती है। ठीक है, ये आपको बहुत फायदा है, आप एक समय में 2-3 काम कर सकती है। अनुशासन बहुत ज्यादा रखेंगी आप, ये पित्त का कारण है। हैंड राइटिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक ठाक, और क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए। अगर आप कोई चीज लिखेंगी तो बहुत सावधानी से लिखेंगे, रफली नहीं लिख पाएंगी कि एक हल्का सा में नहीं छोड़ पाएंगे। अगर आपको कुछ लिखने को दिया जाएगा तो बहुत गंभीरता से लिखेंगी, ये क्योंकि पित्त की प्रधानता के लक्षण है। स्किन भी आपकी प्लेन नहीं होनी चाहिए, इसमें हल्के हल्के कहीं ना कहीं जैसे हम लोग कहते हैं तिल हो सकते हैं, ये प्लेन नहीं हो सकती आपकी स्किन। जो मुझे दिख रहा है ये प्लेन नहीं होगी, कहीं ना कहीं बॉडी में तिल होंगे। तो ये बेसिक बात। दूसरा मेरा जो आपने मुझसे प्रश्न किया, ये तो आपका बॉडी टाइप मैंने बता दिया, आपने निवेदन किया तो मैं बता देता हूँ। चश्मा भी पहले लगा होगा, ये आजकल का चश्मा नहीं होना चाहिए, ये चश्मा भी पहले लगना चाहिए आपका, मतलब कोई अभी का चश्मा नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगा। ये चश्मा भी शुरू से लग सकता है चश्मा। क्यों मैम, कब लगा? चश्मा तो मुझे 40 के बाद ही लगा, 45 के बाद ही। तो यानी कि फिर आपने पित्त को व्यवस्थित रखा, यानी पित्त को व्यवस्थित रखा, नहीं तो चश्मा और पहले लगना चाहिए था। ये चश्मा पहले, क्योंकि चेहरा पतला रहेगा, और अभी मुझे पूरा आपको नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि जितना मैं आपको देख पा रहा हूँ, पित्त तो देख पा रहा है। अब उसका परसेंटाइल देखने के लिए और पास होते तो सामने से महसूस करते या नाड़ी देखते। अभी तो फिलहाल इतना ही मैं आपको देख पा रहा हूँ। तो लेकिन आपका इंटेस्टाइनल एरिया, किडनी को ध्यान देना पड़ेगा, स्किन और टीथ को सेंसिटिव है, ऑलवेज इनका ध्यान रखना पड़ेगा। और थॉट प्रोसेस चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, दिमाग थोड़ा चलता रहेगा, क्योंकि पित्त थोड़ा सा आपको चलायमान रखेगा। तो इसका फायदा है कि 2-3 काम कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, ये बेनिफिट है। लेकिन अनुशासन भी आपके पास रहेगा, वो थोड़ा सा दूसरों के लिए दिक्कत हो सकती है, आपके लिए तो नहीं, लेकिन दूसरे परेशान हो सकते हैं कि मैडम बहुत टाइट रखती हैं, ऐसा भी हो सकता होगा, मुझे नहीं पता, मेरा तो पहला परिचय आपसे। दूसरा मैं आपको मैडम निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी ह्यूमन बॉडी का एक नेचर है, इसको आप साइंटिफिक वे में समझ लीजिएगा, कि डिसऑर्डर को बहुत लंबे समय तक होल्ड करने का, जैसे किडनी इज नोन एज डंकी और गधा ऑर्गन है, ये जब तक 95% खराब नहीं होती कोई लक्षण नहीं आएंगे। आप बोलेंगे अरे मैं कल तक तो दौड़ रहे थे, ये हो रहा था, आज ही कल रात को सूजन आ गई पैर में, नहीं,
ये स्टार्टिंग बहुत पहले से हो चुकी होगी, लेकिन ये ऑर्गन्स ऐसे, लीवर पूरा ऐसा होता पता नहीं लगता। इन्फेक्शन जब कभी अरे इतना खराब हो गया, फैटी लीवर हमेशा आता रहता है, लेकिन जब पूरा डैमेज होता है तब पता लगता है। तो कुछ ऑर्गन हमारे ऐसे हैं जिनकी वजह से आदमी को पता ही नहीं लगता। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, माना जैसे आपको अभी सुई चुभ जाए, अरे सुई चुभ गई, ऐसा नहीं होगा। ये खराब होते जा रहे हैं, हमें पता नहीं लग रहा, एकदम से आपको लगेगा अरे अचानक क्या हुआ। अचानक कुछ नहीं हुआ है, एक बहुत लंबे प्रोसेस से ये आते हैं कोई भी डिसऑर्डर। तो ये हम हमेशा निवेदन करते हैं कि हमें अपनी बॉडी को टाइम टू टाइम चेक करना है। अच्छा क्या मैं डॉक्टर पे जाऊं, ब्लड कराऊं, क्या कराऊं? तो हम कहते हैं नहीं, आप 2 काम कर लो। आप 6 से 7 बार यूरिनेशन कर लीजिए तो आप ठीक है। यानी 7 टाइम अगर आप यूरिन एक दिन में जा रहे हैं तो आपका यूरिनेशन ठीक है। यूरिन अगर बहुत येलो नहीं है, डार्क नहीं है, गाढ़ा नहीं है, तो यूरिन व्हाइट है, क्लियर है, तो आपका मतलब ये टॉक्सिन्स आपके अंदर अभी कुछ नहीं है। एक स्टूल अगर आपकी टॉयलेट सीट पे चिपकता है, वो ठीक नहीं, यानी फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी लीवर आपका फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है। यानी अगर आपने कोई स्टूल कर रहे हैं कोई भी घर में और वो सीट पे चिपक रहा है तो दिक्कत। अच्छा बहुत टाइट हो रहा है, वो भी दिक्कत है, यानी अग्नि गड़बड़ है। बहुत पतला हो रहा है, वो भी दिक्कत है। यानी उसका एक मीडियम रेंज में होना चाहिए, ना बहुत टाइट होना चाहिए, बिल्कुल कड़ा नहीं होना चाहिए, कब्ज का पेशेंट नहीं होना चाहिए, ना बहुत ढीला होना चाहिए। तो ये हम ठीक मानते हैं। और एक बार आप स्वेटिंग कर लें, एक बार पसीना आ जा रहा है ठीक से और पसीने की बदबू बहुत लंबे समय तक नहीं रह रही, तो यानी कि आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है। ये हम बेसिक में आपको बता सकता हूँ, ये बेसिक चेक आपके पास। अगर पसीने में बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है तो यानी प्यूरिफिकेशन की जरूरत है। यूरिन येलो गाढ़ा हो रहा है या कम आ रहा है तो दिक्कत है। और स्टूल अगर सीट पे चिपक रहा है या बहुत टाइट हो रहा है तो दिक्कत है। तो इससे भी आप बेसिक देख सकते हैं कि मेरा क्या है। अच्छा हंगर, भूख, सुबह उठने के बाद यदि भूख लगती है तो आप ठीक है। अगर भूख नहीं लग रही है, चाय लेनी है या रेगुलर लेनी है, तो भी हम कहते हैं फिटनेस में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो यानी नेचुरल हंगर में कहीं मिसिंग है। अच्छा नींद बार बार टूट रही है, तो यानी आप अपने तीनों नींद के तीनों जो हमारे साइकिल हैं पूरे नहीं कर पा रहे हैं, आधी नींद है, यानी सुबह उठने में दिक्कत हो रही है तो दिक्कत हो सकती है। वैसे भी अगर आप देखें कि हम एसी या पंखे के नीचे सो रहे हैं आजकल, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो बॉडी का सारा पानी सूख जाता है, तो सुबह उठने में दिक्कत होती है क्योंकि बॉडी का पानी सारा खत्म हो गया और 72% बॉडी का वाटर है। तो इनटेक ऑफ वाटर सबसे पहले मॉर्निंग अगर हम कर लेंगे तो दिक्कत होगी। तो परिवार में ऐसा कुछ नहीं है, वो डिसऑर्डर पहले से रहा होगा, वीकनेस बनी रही होगी, असाध्य हो गया होगा। यानी वात पित्त कफ जब तीनों विकृत हो जाते हैं तो उसे असाध्य रोग कहते हैं। अगर वात विकृत हो तो हम क्योर कर लेंगे, पित्त विकृत हो तो क्योर कर लेंगे, और अगर तीनों अगर एक साथ ही गड़बड़ा जाएंगे तो वो कठिनाई में आती है, वो थोड़े असाध्य रोग कहलाते हैं। यानी तीनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि आप समझ लीजिए बेसिक फंडामेंटल आयुर्वेद का भी और योग का भी, वात को विकृत करने के लिए गर्म चीज दी जाती है। अगर आपको घुटने जोड़ों की दर्द है, अर्थराइटिस है, तो गर्म दवाई आपकी होंगी, यानी सिंगनाथ गुग्गल होगा, महायोगराज गुग्गल होगा, महासुदर्शन, इस तरह की गर्म दवाइयां आपके पास चलेंगी सारी। अगर आपका पित्त विकृत है तो आपको ठंडी चीजें देनी है। अब आप समझ रहे हैं? तो अगर कफ वात विकृत है तो गर्म, और पित्त विकृत है तो ठंडा, कफ विकृत है तो गर्म, यानी आपको सर्दी खांसी ब्रोंकाइटिस इस तरह की चीजें हैं तो गर्म चीज देनी। अब आप सोचो कि अगर आपका बॉडी टाइप उदाहरण के लिए पित्त कफज हो गया, पित्त वातज हो गया, तो आपको यहां तो पहले ठंडा देना है और वात के लिए गर्म देना है। तो वैद्य की आयुर्वेद की यही समझदारी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन, क्योंकि सिंगल प्रकृति नहीं होती मैडम, सिंगल प्रकृति नहीं होती। आपका कफ ही कफ पित्त ऐसा नहीं होता, बहुत नामुमकिन है। दो कम से कम चीजें होती हैं, पित्त कफज होगा, वात पित्तज होगा, किसी 8 टाइप के बॉडी टाइप्स, उनमें से आपके मेडिकेशन, वैद्य की चालाकी है वो प्रतिशत पकड़े, कितने प्रतिशत पित्त विकृत है। ये 33.33 होने चाहिए सब साम्य अवस्था में, लेकिन ये थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं अगर ये बता दे, वो है वैद्य, वो बहुत कम हो गए। तो आप इसमें परेशान मत होइए, बस उनको उनकी बॉडी टाइप को नोट करके उनका रेगुलर बेसिक में डिटॉक्सिफिकेशन कराइए, बहुत आराम से आपको रिजल्ट मिले, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर कभी आप मुझे वीडियो भेज देंगे तो मैं उनको मदद भी कर दूंगा 22 के नहीं बाद। सर, क्या मेरा कहने का मतलब, क्या जो प्राणायाम करते हैं तो उससे ऐसा हो सकता है कि बॉडी में किसी और पार्ट में कोई इन्फेक्शन हो, ब्रेन में चला जाए, ऐसा होता है? नहीं मैम, ऐसा कहीं नहीं होता, ये बिल्कुल कहने की बात है, संभव ही नहीं। रेस्पिरेशन ट्रैक का आपको देखिए कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो ये नोजल पैसेज से ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई से होते हुए लंग्स में जा रहा है, और ये यहाँ से फिर प्यूरिफिकेशन हो रहा है, इसका ब्रेन से मतलब ऐसा कुछ नहीं, इन्फेक्शन को नहीं लेके जा रहा है। इन्फेक्शन को तो लेके कैरी ब्लड ही करेगा, अगर वो होगा तो जाएगा, है ना। ये नहीं कि प्राणायाम से जा रहा है, अगर वो इन्फेक्टेड होता चला जाएगा तो हो ही रहा होगा, इससे तो रुकेगा।
हार्मोन बैलेंस होंगे, बॉडी डिटॉक्स होगी तो प्यूरिफिकेशन होगा। तो ये तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ाएगा, मन को शांत करेगा, पॉजिटिव हार्मोन सिक्रेशन करेगा, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। और जैसे कि हमारे जानने में एक है, वो बहुत व्यवस्थित लाइफ जीती हैं, सुबह 4 बजे जगती हैं और योग वोग सब करती हैं, सूर्य नमस्कार वगैरह सब, पर उनको कैंसर हो गया, तब तो ठीक हो रही हैं। हाँ, कैसे कैंसर, हो गया? मैम कैंसर का तो अभी कॉजेस सी सेल, हम सबके अंदर सी सेल है, आपके मेरे सबके अंदर सी सेल है, इसका इनबैलेंस होना ही कैंसर कहलाता है। अगर सी सेल ज्यादा ग्रोथ करने लग जाएंगे उसे कैंसर कहते हैं। सबके अंदर कैंसर सेल है हमारे, जो भी हम जितने लोग हैं सबके अंदर कैंसर सेल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वो इनबैलेंस हो जाते हैं, उसे कैंसर कहते हैं। तो उनका अभी ये देखना पड़ेगा कि आप कह रहे हैं उनका लाइफस्टाइल ठीक था, तो जैसे अभी हम लोग देख लें, ये बड़े बढ़िया, ये के अभी इतना बड़ा सिंगर था, गाते गाते चला गया, अरे बिल्कुल ठीक था, दौड़ रहा था, सब कुछ ठीक हो रहा था। तो आप ये नहीं कह सकते अंतस में क्या चल रहा है, पूर्व संस्कार क्या है। जब तक हमें वो नहीं पता लगते तो हम, जो आदमी आपको जैसा दिख रहा है वैसा है ही नहीं। हो सकता है कि आप उसे फिट समझ रहे हो, फिट होता ही नहीं। तो वो एक प्रोग्राम जो है, अच्छा वो प्रोग्राम सुपरफिशियल कर रहा है, ये यौगिक योग तो बिल्कुल ही अलग चीज है। जब तक मन के अंदर की शांति नहीं है तब तक योग नहीं है। योग ये नहीं है ये तो बल एंड सॉकेट जॉइंट का वर्कआउट है। व्हाटएवर यू आर डूइंग, दिस इज द फिजिकल एक्सरसाइज। इसके साथ ब्रीदिंग मिलाएंगे, प्राण धारणा मिलाएंगे, आंख बंद करके जब इसे करना शुरू करेंगे तब योग होगा। जब वो दिखने लगेगा वहां जाने की बात है। तो ये नहीं आप कह सकते। और पूर्व जन्म का संस्कार भी है मैडम, अगर फिर बात बहुत हो जाएगी। अब उस संस्कार में कितना भोगना है वो तो आप और हमें सबको भोगना है, उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। जो मेरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जिसकी वजह से हम एक अच्छे, आप प्रिंसिपल हैं, मैं यहाँ पर अपने वहाँ डीन हूँ, तो ये हमारे संस्कार पूर्व जन्म के भी, हमारी मेहनत है। लेकिन पूर्व जन्म में भगवान ने हमें अच्छे शिक्षा में डाला हुआ है, हो सकता है हम कुछ और काम करते हैं। तो ईश्वर ने हमारे पूर्व जन्म के संस्कार देके हमें शिक्षक सबसे बढ़िया बनाया हुआ। कोई भी ऐसा नहीं है, हमें रोज नए बच्चे पढ़ाने, नए जवान बच्चों को पढ़ाना है, इनके प्रश्नों के उत्तर देने। तो ये सबसे, गीता में सबसे बड़ा यही धर्म हमारे लिए बताया गया। और हमारे लिए तो कहा भी है कि हम तो व्यापार कर भी नहीं सकते, हमारे को तो काम ही यही करना है। तो ये पूर्व जीवन का संस्कार भी मैडम रोग का कारण है। रामकृष्ण परमहंस कैंसर से मरे थे, मतलब इसमें मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि जो संस्कार भोगने हैं वो तो भोगने पड़ेंगे। विवेकानंद जितनी छोटी आयु में चले गए, तो क्या भगवान ने इतने बैलेंस आदमी को, इतने ओजपूर्ण व्यक्ति को, जो संसार को हिला गया, तो वो पूर्व जीवन के संस्कार, शंकराचार्य जी का, बड़े व्यक्तियों के जितना संसार में लिखा है उतना होना है। और नर्क भी यही है, स्वर्ग भी यही है। और थोड़ा सा अगर आप तो बहुत विद्वान है मैम, गरुड़ पुराण को जरा सा खोल के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि वो नर्क की यात्राएं कैंसर वाले को ही होती है। शरीर को जलाया जाएगा तो जलाते तो हैं, शरीर को छेदा जाएगा, भेदा जाएगा, सुई लग रही है 50वीं, खून को निकाल रहे हैं, डायलिसिस हो रहे हैं, तो यही तो नर्क है और क्या है। तो ईश्वर ने स्वर्ग नर्क हमारे लिए यही बनाए हुए हैं, यही हमें भोग के जाना है। क्योंकि आत्मा, अच्छा आत्मा तो सत्यचित आनंद, परमात्मा तो सत्यचित आनंद है, और आत्मा सत्य और चित है, सदा रहने वाला है, चेतना भी है, कॉन्शियसनेस भी नेचर है। तो ये तो ईश्वर और वो बराबर है। तो आनंद को ढूंढने के लिए हम संसार में घूम रहे हैं। तो जिस दिन इससे मुक्त होंगे तो परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। और आपने तो पढ़ा भी है, आप तो सब विद्वान लोग हैं, वेदांत में कहा गया है आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है? बोले कोई अंतर नहीं है। समुद्र के अंदर एक घड़ा पड़ा है, और घड़ा क्या कहता है कि मैं समुद्र के पानी से अलग हूं, मैं घड़े का पानी। समुद्र के अंदर डूबा हुआ घड़ा कहता है कि मैं अलग हूं, ये समुद्र अलग है, मैं अलग हूं, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, मैं ऐसा हूं, कुछ नहीं हूं मैं समुद्र के अंदर। एक दिन एक छोटे से पत्थर से टक्कर लगती है तो कोई अंतर है? ना पहले अंतर था ना अब अंतर है। सिर्फ मनस का, इस शरीर का अंतर मान के परमात्मा से दूरी मान रहा है कि मैं तो इंसान हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, कुछ भी नहीं है, मिट्टी है, टूटा, एक दिन खत्म हो गया, उसी में विलीन हो जाता है। तो भोगने वाला यही भोगेगा। ये भी एक प्रश्न है। अरे आत्मा तो शुद्ध चैतन्य है, उसने थोड़ा ना पाप करें, तो किसने करें? किसने? अच्छा अगर आत्मा कुछ करने में समर्थ थोड़ा है, उसे शरीर चाहिए करने के लिए, तो शरीर के माध्यम से भोगेगा। तो जो भी भोगना है भूत प्रेत पिशाच में, यही तो भोगना पड़ेगा। तो हमें भोगने के लिए भी संसार में ही आना पड़ेगा, अच्छे कर्म को भी, बुरे कर्म को भी, इस मिश्रित कर्म को भी, और निस्वार्थ जो हम करेंगे उससे मुक्ति मिलती है, ऐसा गीता कहती है। आप सबको ज्ञान है कि भाई मिश्रित कर्म से मनुष्य जन्म मिलेगा, और गलत कर्मों से नरक मिलेगा, अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलेगा, मिश्रित कर्मों से मानव जीवन मिलेगा। और जो निष्काम कर्म करेगा, जिसका भगवान पूरे गीता में कह रहे हैं, निष्काम कर्म जो करेगा वो मुझको मिलेगा, उसको मैं मिलूंगा, वो मेरे तक आएगा। तो ऐसा परमात्मा चिंतन कहते हैं। तो मैम आज के लिए इतना ही है, पीछे के जुड़ना है। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद आपको, आपने हम लोग के प्रश्नों का भी उत्तर दिया, और बहुत ही ज्ञानवर्धक आपका विषय था, और लीक से जो हम लोग नॉर्मली सुनते हैं उससे एकदम हटके था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका व्यस्ततम
जो समय था हमने उसको लिया है नहीं मैम, और ऐसा कुछ नहीं। आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। जी और मैम। मैं आज एक चीज आपको बताती हूँ कि पंकज सिंह जी हैं, उन्होंने शायद लखीमपुर गोला में है, तो जी, उन्होंने आपका व्याख्यान कराया था, तो मुझे भी लगा कि काश आपका लेक्चर हमारे यहाँ होता। और नहीं मैम, देखिए सीमा पांडे ने हमारे यहाँ भी करा दिया मैं आपका लेक्चर। एक निवेदन और आपसे करना चाहता हूँ मैडम। मेरी धर्मपत्नी है डॉक्टर अर्पिता, हिमाचल विश्वविद्यालय में, वो फीमेल प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करती है। तो मैं एक दिन चाहूंगा कभी बच्चियों के लिए आप एक लेक्चर उनको जरूर कराएं। हम लोग इसी में काम करें, खुशी प्रोजेक्ट बनाया हमने। तो ये जो हमारे हार्मोनिकल इम्बैलेंस है, जो जितनी दिक्कतें इनकी हैं, उसके ऊपर उनका कमांड है। तो एक दिन उनको फिर हम बीच में कभी आप कहेंगे तो हम टाई अप कर लेंगे, तो वो सीमा मिशन करेंगे। शक्ति देख रही, सीमा है, पूरी टीम है बिल्कुल, डॉक्टर में, वो लोग वो करा। बहुत अच्छा रहेगा। तो उनसे वो बच्चे वो बहुत खुल के पूछ भी धन्यवाद। पाएंगे। ठीक है मैम, धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है, नमस्कार। सर को थोड़ा जल्दी है जाने की, वरना तो हम जो राष्ट्रीय सेवा योजना की वंदना मैम है, मैं चाहती थी उनसे प्रॉपर वो वोट ऑफ थैंक्स आपको करें। और फिर भी अगर करवाइए, वोट ऑफ थैंक्स करवा दीजिए। हाँ प्लीज वंदना जी, शॉर्टकट में आप वोट ऑफ जी थैंक्स जी, प्लीज। धन्यवाद सीमा जी। धन्यवाद कि आज के इस कड़ी में आज हमारे बीच जो हमारे मुख्य सारस्वत अतिथि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी जी, जो यौगिक साइंस के विभागाध्यक्ष हैं और उत्तरांचल संस्कृत यूनिवर्सिटी से है, आज हम लोग अपने बीच में आभासी मंच पर पाकर उनको बहुत ही आह्लादित है। और हमारा महाविद्यालय परिवार, फिजिकल एजुकेशन विभाग तथा एनएसएस यूनिट सभी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं तथा हम कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं कि महोदय आपका जो यह व्याख्यान था बहुत ही संदेशपरक, ज्ञानपरक और रुचिकर था तथा आपने दार्शनिक व्याख्याओं के माध्यम से उसको और पुष्ट करने का प्रयास किया है। स्वास्थ्य के सभी बिंदुओं को आपने स्पर्श करने का प्रयास किया है, जिसमें 13 प्रकार की अग्नियों से लेकर योग एवं आयुर्वेद को समाहित करते हुए युगांगों पर भी आपने अपनी विस्तृत महत्वपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की है। इसके लिए हमारा महाविद्यालय परिवार, एनएसएस यूनिट तथा फिजिकल एजुकेशन विभाग हमेशा आपका ऋणी रहेगा। इसी के साथ ही मैं अपने धन्यवाद की इसी कड़ी में मैं अपने साथ जुड़ी हुई प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी, जो हमारे महाविद्यालय की ऊर्जावान प्राचार्य हैं, जिनके सहयोग के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है, ऐसी ऊर्जावान प्राचार्य के प्रति भी हम लोग हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और धन्यवाद तथा आभार व्यक्त करते हैं। इसी क्रम में एनएसएस यूनिट की डॉक्टर नेहा अग्रवाल जी, डॉक्टर प्रतिमा घोष मैम, सभी के प्रति मेरा हार्दिक धन्यवाद एवं आभार है तथा हमारे साथ महाविद्यालय की वरिष्ठ प्रवक्ताएं, सम्मानित प्रवक्ताएं सभी लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें डॉक्टर मंजुला यादव जी दिख रही हैं, डॉक्टर गीता शुक्ला जी हैं और अन्य महाविद्यालयों के भी वरिष्ठ आचार्य जुड़े हुए हैं। मैं सभी के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसी के क्रम में जो हम लोगों के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फेसबुक या यूट्यूब पर हमको लाइव देख रहे हैं, ऐसे सभी अपने दर्शकों के प्रति, बुद्धिजीवी वर्गों के प्रति हम लोग हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों के जुड़ने से हम लोगों का मनोबल एवं उत्साह वर्धन हुआ है। इसके लिए हम लोग तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी के साथ एक बार पुनः मैं अपने आज के मुख्य सारस्वत अतिथि के प्रति यथोचित नमन एवं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। वंदना जी। जी सीमा जी। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे प्राचार्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन से ही हम ऐसे प्रोग्राम कराते रहते हैं। और जैसा राष्ट्रीय सेवा योजना और शारीरिक शिक्षा विभाग मिलके हमारा अमृत योग सप्ताह मना रहा है, उसके 5वें दिवस पे आज हम लोगों ने ये व्याख्यान रखा था। तो और काफी 1 घंटे का समय था, लेकिन अच्छा हुआ सर के पास भी समय थोड़ा सा कमी थी, और वरना हमारे क्वेश्चन आंसरिंग राउंड और अच्छे होते। तो इसके अंत में ये हमारा कार्यक्रम अंत की ओर है। जैसा कि मैं सबसे बस अपने 2 शब्द में इस वेबिनार की अंत इसको करना चाहती हूँ कि जैसे एक तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि योगा कभी भी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है।
कि आज हमें पूरा आ गया, और जितने गहराई में हम इसके जाते रहेंगे उतना अधिक उपयोगी ये हमको इसका परिणाम मिलता रहेगा। मुझे केवल यही कहना है कि विश्व में आज योगा के प्रति जो जिज्ञासा है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। योग का जो मूलभूत सिद्धांत मोदी जी ने दिया था कि योग जन जन तक पहुंचे, अविरत पहुंचे, अनवरत पहुंचे, और हमें खुद ये संकल्प लेना है और अपनों को भी इसमें जोड़ना है। योग से सहयोग तक एक नए भविष्य का इसमें हमको मार्ग दिखाएगा, जो कि हमारी इस बार की थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए, मानवता को सशक्त करेगा। इससे हमारी दैनिकचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। और इसी के साथ जितने भी यहाँ पे हमारे जूम प्लेटफॉर्म पे अगर सभी लोग उपस्थित हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और शारीरिक शिक्षा की हमारी बच्चियों का बहुत धन्यवाद, एनएसएस की बच्चियों का धन्यवाद, सारे शिक्षकों का धन्यवाद। और इसी के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का सहृदय से एक बार धन्यवाद। अब आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। जी सीमा जी, एक शांति मंत्र कर देते हैं, फिर इसके साथ समापन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अवश्य। ओम सर्वे भद्राणि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ ही सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सो मच।